चलिए बच्चों, तो हाँ, अकाउंटिंग कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्लास कहाँ रोका सर? हम लोगों ने बस कन्वेंशन के ही बारे में पढ़ा था। अच्छा, कन्वेंशन के ही बारे में पढ़ ले, कन्वेंशन का टाइप तो नहीं ना पढ़े थे। जैसे देखो आप, अभी हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो हम लोग एक पॉइंट पर रुके थे, कहां चला गया? ये देखिए बच्चों, ये कन्वेंशन का 4 टाइप होता है, मतलब कन्वेंशन 4 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या भैया? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। यही ना पढ़े थे, लेकिन इसको समझे तो नहीं। अच्छा, कन्वेंशन के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग? क्या क्लास में डिस्कस किए? कन्वेंशन क्या है बउआ? कन्वेंशन एक कस्टम है, एक रीति रिवाज है जो बहुत लंबे समय पर से जिसको अकाउंट्स फॉलो करता चला रहा है, मतलब एक तरह का डॉक्ट्रिन है। चले आगे चले, आइए देखिए, तो हम लोग स्टडी मटेरियल को जरा आप आज समझेंगे। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कहता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, है ना? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चों। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में कहा जाता है एंटिसिपेट ऑल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। हर एक लॉस को क्या कर लीजिए? एंटिसिपेट कर लीजिए, लेकिन किसी भी प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत कीजिए। देखिए बच्चों, यही से कॉन्सेप्ट आया प्रोविजंस का। जैसे हमें पता है हमारा पैसा डूब जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये डूब सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कहता है बच्चों एंटिसिपेट ऑल लॉसेस। विवेक सुनिए, हर एक अनुमानित लॉसेस को जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं या जो फ्यूचर में लॉस हो सकता है, उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लो। याद है बच्चों, जब आप 12th क्लास में रिडम्पशन का टॉपिक पढ़ रहे थे तो प्रीमियम का मैटर रिडीम होगा प्रीमियम पर, और उसको इश्यू के टाइम ही हम लोग लिख रहे थे, है ना? दिमाग में कभी आपके ये बात आया सर ऐसा क्यों? हम रिडम्पशन पे ना पैसा जब देंगे प्रीमियम, तब मेरे लिए लॉस होगा, उस लॉस को इश्यू के टाइम ही क्यों लिख दिया जाता है? यही वजह होता है बच्चों, समझे? यही वजह होता है एंटिसिपेट ऑल लॉसेस। हर एक होने वाले लॉसेस को पहले ही मानकर चलो, एडवांस में मानकर चलो, और उसके लिए आप रिकॉर्डिंग कर दो। तो बच्चों, ये जो प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट आया है, सब लोग ध्यान से देखते रहिएगा स्क्रीन पर। प्रोविजन का कॉन्सेप्ट आया है, ये यहीं से आया है ना बच्चों? कहां से? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्या समझे बच्चों? क्या कहोगे? अकाउंट्स किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? आप सिंपल जवाब देना कि सर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म वो प्रिंसिपल है जो कहता है बिजनेस को कि हर एक अनुमानित लॉस जो हो गया वो तो हो ही गया, जो लॉस नहीं हुआ, जो फ्यूचर में लॉस होगा, जिसका तुम उम्मीद रखते हो, जिसको तुम एंटिसिपेट करके बैठे हो, तुम उसको भी रिकॉर्ड कर दो। जैसे बच्चों, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, पैसा डूब सकता है, डूबा नहीं है बच्चों, डूबने की संभावना है, तुमने बैकअप प्लान रेडी कर लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना बच्चों? फ्यूचर के लिए प्लानिंग। बच्चों, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों? देखे तो नहीं है कल क्या होगा, लेकिन ये उम्मीद रखते हैं ना कि जिस तरह का हम लोगों का खान पान है, जिस तरह का अभी दवाई पेस्टिसाइड्स वाला हम लोगों को फूड मिलता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मिलता है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ह्यूमन बीइंग के बीमार पड़ने का। हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, एक प्रेडिक्शन है ना, भविष्य को देखते हुए हर एक लॉसेस को क्या कर लेते हैं? अनुमान कर लेते हैं। देखिए, गांव में कहावत है, पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। अच्छा, क्या कहावत है? एक कहने का ये सेंस है कि आप फ्यूचर को प्रेजेंट के हिसाब से अनुमान लगाते हो। ओके, आगे चले। चलिए फिर देखिए, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा सर, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? रेगुलरिटी। सर क्या रेगुलरिटी? क्लास जाना है, कोचिंग जाना है,
कॉलेज जाना है रेगुलरिटी नहीं बच्चों, कहता है कि रूल्स को, रेगुलेशंस को जिसको तुम फॉलो कर रहे हो ना उसको कंसिस्टेंट फॉलो करो। एग्जांपल लो, हम एक साल WDV फॉलो किए, अगले साल SLM, फिर तीसरे साल WDV, फिर SLM, क्या प्रॉफिट सही पता होगा? क्या हम डेप्रिसिएशन को सही निकाल पाएंगे? आंसर इज नो। तो बच्चों आप जिस मेथड को फॉलो करते हो उसको कंसिस्टेंट फॉलो करो, ताकि तुम्हारे अकाउंट से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उस पर भरोसा किया जा सके, उस पर ट्रस्ट किया जा सके, उस पर रिलाई किया जा सके। बहुत सारा बच्चा रिपोर्ट कार्ड एडिट कर देता है ना। रुपीस भैया जो है आपके, उनके बैच के एक स्टूडेंट थे, उन्हीं के मित्र थे। तो अच्छा, ये बात किसी को नहीं पता चला, इवन सो मित्र लोग को भी नहीं पता था। 12th में बाबू साहब हो गए, फिर अच्छी बात है बच्चों, साइबर कैफे जाकर अपना एडिट कर कर पापा को वो स्क्रीनशॉट भेज दिया गया। पापा को लगा पास। अच्छा, अब 12th के बाद बीकॉम में एडमिशन होता है, सब लोग एडमिशन ले रहा था। तो हम पूछे कि भाई तुम क्यों नहीं एडमिशन ले रहे हो? नहीं सर, हम एक साल ना ड्रॉप करेंगे। अरे भाई, असली बात तो बता ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज समझिए, ऐसा नहीं है बच्चों कि वो अचानक से ये चीज 12th में किया होगा, वो पहले भी जरूर ये चीज किया होगा, जहां से उसका मोरल जो है बहुत बूस्टअप हो गया, जो 12वां जैसे रिजल्ट में भी वो इतना बड़ा रिस्क ले लिया। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। नहीं, जरूर इससे पहले क्लास में भी उसका नहीं, उनके पेरेंट्स को तो आज भी नहीं पता है ये बात। CS का तैयारी, ओ माय गॉड, कंपनी सेक्रेटरीशिप का प्रिपरेशन, आप पापा को जैसे ब्रेन वॉश कर दिए, वो समझ गए, उनको अपने बच्चे पे इतना भरोसा और रिलाई था। अच्छा, बच्चे में थी कंसिस्टेंसी। हम लोग को तो बहुत बात पता चला, बीच में पढ़ाई हो रहा था तो क्लास के समय ये गायब हो गया। उस समय बोर्ड एग्जाम चल रहा था तो पता चला। अच्छा, बोर्ड एग्जाम के लिए गया तो एग्जाम कोई क्यों देगा दोबारा? इसका मतलब है, मुद्दे की बात समझिए, ये बताना चाह रहे बंदा बहुत कंसिस्टेंट रहा है। बाद में उनके कुछ जूनियर्स और सीनियर ने जब मिले, कोचिंग पे आए, तो पता चला कि स्कूल डेज से ही यही आदत है। एप्लीकेशन भी खुद से लिख देना, रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर देना, तो ये बड़ा कंसिस्टेंट बच्चा था। तो अकाउंट्स क्या बोलता है बच्चों, क्या रखने के लिए? कंसिस्टेंसी। लेकिन वैसा नहीं जो एग्जाम्पल में था भाई। कहने का मतलब कि जो आप प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे उसको क्या फॉलो कीजिए? कंसिस्टेंट, लगातार एक ही जैसा फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, जो आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट का मतलब फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सही होगा, ट्रूथफुल होगा, एक्यूरेट होगा, कंप्लीट होगा और भरोसेमंद होगा। उस पर भरोसा दिखा सकते हैं कि नहीं भैया आप कंसिस्टेंट मेथड फॉलो कर रहे हो, प्रॉफिट सही। आगे चले क्या? इस दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तीसरा है बच्चों कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कहता है बच्चों सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को बताइए। क्यों सर, जो मटेरियल नहीं है उसको छोड़ दें? नहीं बच्चों, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बच्चों आप सोचो, अगर आप इमटेरियल चीज को भी प्रेजेंट करने लगोगे, जैसे बच्चों आप मिसलेनियस एक्सपेंस में स्टेपलर का पेन, मान लीजिए डस्टर आया ऑफिस में, मान लीजिए बच्चों सर्फ आया, हैंड वॉश आया, चाय, अब इन सब को भी अकाउंट्स में अगर दिखाने लगोगे, आपको नहीं लग रहा है बच्चों ये अननेसेसरी बहुत बड़ा हो जाएगा? अकाउंट्स क्या बोलता है? मटेरियल चीज, ये मटेरियल नहीं है, आप डाल दो ना, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में लिख दो, स्टेपलर का खर्च, पेपर का, जीरोक्स का, चाय का, इन सब को लिख दो। कोई गेस्ट आए उनके लिए खाना मंगाया गया, फूडिंग, स्नैक्स, लिख दो। अब पता चला बच्चों आप हर चीज का लेजर बनाओगे, चाय का, स्टेपलर का, आपको नहीं लग रहा है इमटेरियल हो जाएगा, अननेसेसरी क्या हो जाएगा? हेक्टिक हो जाएगा। तो जो सिग्निफिकेंट है वो बता दो। एग्जाम्पल, एक लड़के की शादी हो रही है और शराबी है, क्या लड़की वालों को बताना ये जरूरी नहीं था? जरूरी था। मटेरियल,
अच्छा बच्चों, मान लो सोता सोता नींद में उसके मुंह से थूक निकल जाता है, ये इमैटेरियल। इतना कोई थोड़े बताता है कि लड़का नींद में खराटा लेता है, ये इमैटेरियल है। अब लड़की वाले इस बात को अगर कोर्ट में लेकर चले जाते, माय लॉर्ड ध्यान से देखिए, इन लोगों ने बताया नहीं इनका लौंडा खराटा लेता है, हमारी बेटी को नींद नहीं आता, तो कोर्ट क्या बोलेगा? अरे भैया ये सब इमैटेरियल बात है, उन्होंने ये बताया ना कि उनका बेटा शराब नहीं पीता, मटेरियल चीजें तो उन्होंने बता दिया, ये सब क्या है? इमैटेरियल। एग्जाम्पल ले लो, अभिषेक बहुत चपाती खा लेता है, एग्जाम्पल ले लो, अब शादी हुआ, लड़की इस बात पर कोर्ट में चली गई कि देखिए माय लॉर्ड, हम नहीं रह सकते, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्यों? तो ये लड़का 15 चपाती खाता है, मुझे बनाना पड़ता है। अच्छा बताइए जरा, क्या ये मटेरियल बात है? क्या अब अंकल आंटी इतना सब बात बताते क्या? नहीं। तो उसी तरह से सुनो, ऋषिका हाँ सुनो, अच्छा हाँ, तो 16 खाती है। सुनो बच्चे लोग, तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि जो मटेरियल चीजें हैं जो आपके डिसीजन को बदल सकती है, आपके इन्वेस्टर के डिसीजन के, आपके बैंक के डिसीजन को, आपके डेटर और क्रेडिटर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वही बताना। वैसे बच्चों, अगर ये बता दिया जाता कि लड़का शराब पीता है तो शायद लड़की पक्ष उनसे शादी तोड़ देते, रिश्ता तोड़ देते, शादी नहीं होती। तो क्या कहता है? मटेरियल चीजें बता दो और इनसिग्निफिकेंट चीजों को क्या करो? इग्नोर करो। अब मान लो एक लड़का है, उसकी शादी हो रही है, और बच्चों इमेजिन करो कि बड़ा शराबी है, गंजड़ी है, और मम्मी पापा ने कहा हमको लगा सर क्या बताते हैं, छोटा सा बात था। मान लो लड़की पक्ष को कह रहे हम लोग को लगा इतना छोटा छोटा बात क्या बताए, शराब पीता है, गांजा पीता है, थोड़ा पागल के जैसा बाइक चलाता है, तो ये सब छोटे मोटी बात थी। कोर्ट नहीं कहेगा बच्चों क्या मजाक कर रहे हैं, ये छोटी बात थी। बताओ इमैटेरियल बात है कि मटेरियल बात है ना? नहीं बेटा देखो, हम ना सुनो, हम इस एग्जाम्पल पे सुनो, हम इस एग्जाम्पल में ये नहीं बताना चाह रहे कोर्ट, हम ये बताना चाह रहे ना एग्जाम्पल से कि देखो जो जरूरी हो, जो मटेरियल हो, जो सामने वाले को जानना जरूरी है, बता दीजिए। अब लड़का खराटा लेता है, ये भी कोई लड़के के पक्ष थोड़ी बताते हैं, देखिए जी हमारा लड़का जब सोता है तो रात में बहुत खराटा लेता है, हाँ नींद में चलता है, बताना जरा मटेरियल था, कहीं ना चलते चलते छत पे से कूद न जाए, ये मटेरियल है। कुछ भी, चलो ध्यान दो। तो शशांक ये क्लियर हो गया कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, अनइंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। नहीं, रिकॉर्ड तो बेटा सब होगा। जैसे हम आपको क्या कहें, एग्जांपल ले लो, ऑफिस में आपकी कंपनी में स्टेपलर, जिरोक्स, चाय, पानी, हर चीज पे खर्च हो रहा है। आपको लगता है क्या हर एक चीज का हम लोग लेजर बनाएंगे? टी का लेजर, स्टेपलर के पिन का लेजर, जिरोक्स का लेजर, हम क्या करेंगे? उन सभी चीजों को उठाए और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में रख दिए। अब कोई इस बात को बवाल कर दे कि तुम क्यों नहीं बताए कि स्टाफ लोग चाय पी जाता है इतने हजार का। अरे भाई ये मटेरियल थोड़े ना है, इमैटेरियल बातें हैं। एम्प्लॉय है तो क्या आप 2 बार चाय नहीं पिलाएंगे क्या? लॉजिकल सी बात है। तो ओवरऑल कहानी ये है, आप लोग वो शराब वाला एग्जांपल को कोर्ट वाली बात नहीं थी। मेरे कहने का मकसद था कि जो जरूरी हो वो हर किसी को बताना चाहिए, जो जरूरी नहीं है वो आप नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत। कहां से क्या जोड़ लेते हैं तुम, बोलते कुछ नहीं, वो देख रही है ना वो कि फ्यूचर में अगर मेरे साथ ऐसा होता है, वो पीने लगेगा तो हमको क्या एक्शन लेना होगा। चलो चेंज द टॉपिक, आ जाओ। फिर देखो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है बच्चों, कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो फेवरेबल हो या नहीं हो, अगर वो मटेरियल है तो आपको बताना चाहिए अपने बिजनेस में। एग्जाम्पल बच्चों, आपकी कंपनी में आग लग गई, 50% स्टॉक जल गया, बच्चों क्या आप इस बात को हाइड कर लोगे? बिल्कुल नहीं।
आपकी कंपनी पे बच्चों कोई केस चार्ज कर दिया गया है, मान लीजिए देश के एकता और अखंडता के अगेंस्ट जाने के लिए, या आपने कोई वैसा प्रोडक्ट बनाया जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए और आपकी कंपनी पे प्रोसिक्यूशन चल रहा है, क्या आप इन सब बातों को हाइड करेंगे? अकाउंट्स कहता है नहीं, डिस्क्लोज कीजिए। मटेरियल जल गया है, डिस्क्लोज कीजिए। लॉसेस हो गया है, आपके फैक्ट्री में बच्चों चोरी हो गई, हैवी लॉस हुआ, आपको डिस्क्लोज करना होगा बच्चों। ये जानना जरूरी है सामने वाले के लिए, मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए ताकि वो उसी अकॉर्डिंगली पॉलिसी बना पाएगी, नई पॉलिसी डिजाइन कर पाएगी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं उसी में ये शो करता है। हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनती है ना बेटा, रिपोर्ट बनता है ना, वो तो स्टेटमेंट है, फिर रिपोर्ट भी तो बनेगा। यही सब तो आप आगे पढ़ेंगे। नोट्स टू अकाउंट बनता है, हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट में बताते हैं। आपने जैसे देखा है ब्लड टेस्ट, सैंपल दे दिया, तो क्या सैंपल देने से पता होता है? नहीं बच्चों। फिर देखिएगा डॉक्टर उसको रिपोर्ट बनाते हैं ताकि जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आसानी से समझ लेते हैं कि इसके ब्लड में क्या क्या कमी पाई गई, क्या सरप्लस मिला, क्या किस तरह का वायरस मिला, किस तरह की बैक्टीरिया मिली, उन सब चीजों को वो रिपोर्टिंग करते हैं। बच्चों जैसे अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं या कोई भी पेशेंट, तो जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है बच्चों, वो फिल्म के साथ लिखकर भी तो देता है। हो सकता है बच्चों फिल्म से समझ में नहीं आए, वो जो फिल्म मिलता है फिर वो लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं कि भैया अगर किडनी का मान लो अल्ट्रासाउंड हुआ स्टोन से रिलेटेड, तो वो बताएंगे कि स्टोन का साइज अप्रॉक्स कितना दिख रहा है, स्टोन एग्जैक्टली कहां पर है, ताकि सर्जरी के टाइम या वो दवा से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, डॉक्टर दिमाग लगाएंगे, प्लान करेंगे कि भाई अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है या दवा से ठीक कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों जब तुम एक एक बात बताते हो तो तुम्हारी कंपनी की जो मैनेजमेंट होगी वो पॉलिसी बनाएगी ना। जैसे डॉक्टर प्लान करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, वैसे मैनेजमेंट के लिए बिजनेस क्या है? एक पेशेंट है, और स्पेशली वैसा जो डूब रहा हो, जो लॉस में हो, जो नुकसान हो, आप पॉलिसी बनाओगे भाई, ठीक करोगे, कोई दिक्कत? अब सोचो ना बच्चों, अगर आप सही से रिपोर्ट बना के नहीं दोगे तो डॉक्टर इलाज गलत कर देगा, गलत दवाइयां चला देगा। वैसे ही अगर आपका फुल डिस्क्लोजर नहीं होगा अकाउंट्स में, तो जो भी चीजें दिखेंगी वो सब का सब गलत हो सकता है बच्चों। प्रॉफिट बढ़ के दिख जाए, प्रॉफिट घट के दिख जाए, आप कैश फ्लो कम कर दिए, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, प्रॉफिट नहीं घटेगा बच्चों, है ना? तो पॉलिसी को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो टोटल कितना कन्वेंशन हुआ? 4। कोई दिक्कत? आ जाओ, अब इस चारों को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। चलो हम स्क्रीन पर इसको ला देते हैं, अगर बुक नहीं है तो आप ना इसको अपने हिसाब से जूम कर लीजिएगा और एक बार पढ़िए, हम वेट करते हैं। चलो यहां तक रुकते हैं हम लोग। तो देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे? कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। तो एक बार रिवाइज कर ले क्या? बस क्या रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और कन्वेंशन क्या है। तो बउआ चलो सबसे पहले आते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रिवाइज पढ़ा था गैप। गैप किसे कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर गैप का मतलब क्या है? सर गैप का ये मतलब है कि अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया है, कन्वेंशंस बनाया है, स्टैंडर्ड्स बनाया है। इसी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? गैप। बच्चों जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। क्या क्या? कन्वेंशन प्लस कॉन्सेप्ट। कन्वेंशन किसको कहते हैं बच्चों? कन्वेंशन उस कस्टम को कहा जाता है, उस रीति रिवाज को कहा जाता है सदियों जिस पर अकाउंट आज भी अकाउंट्स चला रहा है। मतलब वो पुराना कल्चरल ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन का मतलब बेटा सेट ऑफ रूल्स। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए ये कन्वेंशन कितने तरह का है? 4। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी और मटेरियलिटी। कोई दिक्कत? चलिए कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट एक अजम्पशन है, एक मान्यता है, एक माना हुआ चीज है
जिस पर अकाउंट बेस्ड है, जिस पर अकाउंट टिका हुआ है। और सबसे अच्छी बात बच्चों कि जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेल्फ एविडेंट प्रपोजिशन है, मतलब वो खुद को उस एजम्पशन को, वो एजम्पशन खुद को प्रूव भी करता है, सेल्फ एविडेंट है। और बच्चों ये ग्राउंड रूल है, मतलब एक बेसिक बुनियाद है, ग्राउंड रूल है। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसमें बहुत सारा पढ़े थे, तो क्या क्या पढ़े थे आइए एक बार हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस क्लास में फर्स्ट, फिर हम लोगों ने गोइंग कंसर्न पढ़ा था, चालू व्यापार की अवधारणा, ओके सेकंड, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और बच्चों फिर हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे शायद। चलो तो आज शुरू करें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आओ सभी लोग, चलो सबको विजिबल है ना? ओके, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा सर एक बात बताइए, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अच्छा सर ये इसको ग्राउंड रूल क्यों कहते हैं? पता है बच्चों, अकाउंटिंग जिस समय से डेवलप किया गया, आज से सदियों साल पहले जब हम अकाउंट्स को डेवलप किए तो उस समय भी लोग अकाउंट्स में सिर्फ एक ही चीज को लिखते थे जो मॉनेटरी एक्सप्रेशन था, मतलब वैसा ट्रांजैक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, उस वक्त भी सिर्फ वही रिकॉर्ड किया जाता था और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। अच्छा अब यहां से सुनिएगा बच्चों, ये कॉन्सेप्ट एक नए लॉजिक को डेवलप किया कि अकाउंटिंग ऑलवेज एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव टर्म की क्वालिटेटिव टर्म, क्वांटिटेटिव अकाउंट्स कभी भी क्वालिटी को प्रेजेंट नहीं करता। आपके संस्था में कितने अच्छे लोग, कितने ऑनेस्ट लोग, कितने मिलने वाले लोग हैं फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स उनको नहीं लिखता, इंसानियत की तारीफ नहीं करता, बस वो तारीफ करता है कि देखो रे भैया कितना कमाए, पैसा, बस क्या दिखाता है? पैसा, ओनली पैसा एंड पैसा और कुछ नहीं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों कि अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजें लिखी जाएंगी जो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। बच्चों उस हिसाब से तो ये आइडिया निकलता है। As per this concept, only those transactions which can be measured in terms of money are recorded. जो सिर्फ पैसों के टर्म में मेजर किया जा सकता है वही लिखा जाएगा। Are you agree ना? देखिए आगे क्या बोलता है, which could not be quantified in monetary terms are not recorded. जो बच्चों monetary term में नहीं दिखाए जा सकते उसको हम कभी नहीं रिकॉर्ड करते। की पर्सन, बच्चों हर एक कंपनी में, हर एक संस्था में एक ऐसा बंदा होता है जो की पर्सन होता है, जिसपे पूरी संस्था टिकी होती है, लेकिन क्या वो अकाउंट्स में कभी दिखाए जाते हैं? कभी सीईओ का नाम होता है, सीएफओ का नाम होता है, सीओओ का नाम होता है? आंसर इज नो। तो बच्चों ओवरऑल ये कंक्लूजन मिला कि सर आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि वही इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, उसी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, तो इंफॉर्मेशन भी तो दो तरीके का हो गया, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना? तो कौन सा रिकॉर्ड करेंगे भाई? देखो लो एकदम से स्क्रीन पर ला दिए, विजिबल है? हाँ सर विजिबल है। कहता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड और नॉन क्वांटिटेटिव को नहीं रिकॉर्ड करते। बच्चे बहुआ जैसे आपकी एम्प्लॉय का स्किल, आपके यहाँ का हेल्थी वर्किंग एटमॉस्फेयर, बच्चों बहुत सारे संस्था में ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते, और जो छोड़ के जाते हैं वो जिंदगी भर मिस भी करते हैं, याद करते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी ऑफिस आकर बैठे हैं। हेल्थी एनवायरनमेंट होता है। ओके तो मुद्दे की बात यह है कि सर ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिला? बच्चों ये जो अकाउंट्स है ना, ये बहुत सारे इसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। जैसे ये मॉनेटरी वैल्यू को तो लिखा लेकिन महंगाई को तो इग्नोर कर दिया ना। देखो नोट में मैंने आपके लिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चंस बनता है कभी कभी। वन ऑफ द सीरियस आउटकमिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट मनी वैल्यू ऑफ दैट डेट इज रिकॉर्डेड इन विच ट्रांजैक्शन इज टेकन। अगर आज से 4 साल पहले आपने किसी प्रॉपर्टी को लिया तो वही रिकॉर्ड हो रहा है ना बच्चों, लेकिन महंगाई से जो उस पर असर आ रहा है, महंगाई का जो इफेक्ट आ रहा है मनी वैल्यू का, क्या वो आप रिकॉर्ड करते हो?
नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का भी एक डिमेरिट आपको दिखा। क्या दिखा? कि मॉनेटरी वैल्यू तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वही मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड हुआ जो उस दिन लगा था, लेकिन आज कितना लगेगा, आज उसकी कीमत कितनी है, ये नहीं लिखा है ना। जैसे एग्जांपल, बहुत बार कोई बच्चा अगर अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाता है तो माँ बाप गुस्सा जाते हैं, कहते हैं लाओ वो सारा पैसा जो तुम पे हम खर्च किए। बच्चों सोचो, आज से पेरेंट्स ने 30 साल पहले जो खर्च किया उस पैसे के वैल्यू में और आज के वैल्यू में कितना डिफरेंस है ना। तो इसको तो आप इग्नोर करके चलेंगे। आप बोलेंगे चलिए पापा स्कूल का पूरा फीस जोड़ लीजिए, जितना खाना पीना हमें लगा था बच्चों उस वक्त और आज में डिफरेंस नहीं है क्या? तो मनी वैल्यू क्या हो जाता है, सॉरी जो इन्फ्लेशनरी वैल्यू होता है, इन्फ्लेशन इग्नोर हो जाते हैं। अब बताइए आप क्या समझे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में? हम लोग क्या समझे मनी मेजरमेंट में? ये समझे कि सर ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शन सिर्फ वैसे ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। अच्छा बच्चों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रांजैक्शन भी तो वही कहलाता है जो पैसों के टर्म में होता है। अगर वो पैसों के टर्म में नहीं होता तो वो इवेंट कहलाता है, वो ट्रांजैक्शन कहलाता भी नहीं। तो ट्रांजैक्शन सिर्फ वही रिकॉर्ड किए जाएंगे या ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा बच्चों, इसको कॉन्सेप्ट क्यों कहे, इसको ग्राउंड क्यों कहे? बड़ा नॉर्मल सा बात है बच्चों। पैसा नहीं, अकाउंट्स नहीं, पैसों से नाता नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। जब तक हम पेमेंट नहीं किए रिकॉर्डिंग नहीं। इसको ग्राउंड कहते हैं। ये उस वक्त से चला आ रहा है जहां से अकाउंट्स ने जन्म लिया। बही खाता का जब कॉन्सेप्ट चलता था बच्चों, एक ही रजिस्टर पर हम हर एक चीज को लिखते थे, लेकिन क्या लिखते थे? सिर्फ पैसों की बात लिखते थे, है ना। इसीलिए इसको ग्राउंड कहते हैं। आगे चले, कोई दिक्कत? अब देखिए, फिर आज हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल। अब सर ये क्या है सर, एक्चुअल किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड एज दे ऑकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सर, आप लिख रहे हो कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। बच्चों एग्जाम्पल, तुमने अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दिया, रिकॉर्ड तो तुम इसी ईयर किए ना। अलग बात है उस एडवांस सैलरी को इस साल का तुम एक्सपेंस नहीं मानोगे, लेकिन रिकॉर्ड तो किए ना। एक्चुअल क्या कहता है? फर्क नहीं पड़ता ये एक्सपेंस कब का है, फर्क नहीं पड़ता ये इनकम कब का है, रिकॉर्ड कर लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये इनकम जिस ईयर का है उसी ईयर लिखना, और ये एक्सपेंस जिस ईयर का है उसी ईयर चार्ज करना। रिकॉर्ड तो अभी ही हो गया ना। एग्जाम्पल बच्चों, आप कंपनी चला रहे हो, रिलैक्स होकर मेरी बात सुनो। आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दिया, उनकी बेटी की शादी थी, वो आपके बहुत ट्रस्टी एम्प्लॉय हैं। उन्होंने कहा सर हमें 1 साल का सैलरी एडवांस दे देंगे। आपने भी कहा कोई बात नहीं, आप हमारे उस समय के एम्प्लॉय है जब कंपनी को हमने स्टार्ट किया, आपको भी उन पे इतना भरोसा है, आपने दे दिया। इमेजिन कीजिए बच्चों, आप फ्यूचर ईयर का पूरा सैलरी दे दिए, रिकॉर्ड तो वो इसी ईयर हुआ, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सपेंस तो वो अगले साल का है, यानी वो पीएल पर उसका इफेक्ट कब दिखेगा? अगले साल, है ना। लेकिन रिकॉर्ड तो वो अभी ही होगा, इग्नोर तो नहीं करते हैं। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली आपको 2 बात सिखाया। जब ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड भी उसी वक्त होगा, लेकिन उसका इफेक्ट तब जाएगा जब से वो बिलोंग करता है, जिस ईयर से बिलोंग करता है, जिस साल से वो बिलोंग करता है। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट से 2 बातें आई। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता बाबू, तो अकाउंट्स में ना तो आउटस्टैंडिंग जैसा कोई शब्द बनता और ना प्रीपेड जैसा कोई शब्द बनता। इमेजिन करो बनता क्या? हम बकाया क्यों कहते हैं? कि देखो भाई एक्सपेंस तो है इस साल का, लेकिन हम पे नहीं किए, रिकॉर्ड कर देते हैं ना, लेकिन लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग। अच्छा, इसका मतलब बच्चों हम फ्यूचर में पे करेंगे तो फ्यूचर के पीएल पे उसका असर दिखेगा? आंसर इज नो। असर तो अभी ही हो गया, हमने लिख दिया, दिया नहीं है लेकिन लिख दिया, और ये भी लिख दिया आउटस्टैंडिंग, मतलब है इस साल का लेकिन बकाया है।
नहीं तो बच्चों पूरा अकाउंट उथल पुथल हो जाता। खर्च था पिछले साल का, चार्ज हो जाता अगले साल पे। इनकम था अगले साल का, क्रेडिट हो जाता इस साल। तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया बच्चों एक्चुअल कॉन्सेप्ट के आने से। बस फर्क इतना है कि तुम इन सब बातों को पहले पढ़ लिए और अब पढ़ रहे हो कि ये आया कहां से आया, तो इन सब कॉन्सेप्ट के कारण। अच्छा, दो टर्म आपको और बताना था, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, मतलब जानते हैं, व्हेन दे आर अर्न्ड। फर्क नहीं पड़ता है कब मिलेगा। इनकम इस साल तुम्हारी कंपनी में हो गया, भले तुम्हारी कंपनी को नहीं मिला है, रिकॉर्ड तो इसी ईयर होगा ना, और इनकम भी वो इसी ईयर का है। एक्सपेंस व्हेन दे आर इनकर्ड, जैसे ही एक्सपेंस हो जाता है तुम लिख देते हो, लेकिन अगर वो एक्सपेंस इस ईयर का है तो हम इस ईयर का खर्च माने, और अगर इस ईयर का नहीं है तो हम इस ईयर उसको एक्सपेंस नहीं मानते हैं दोस्त। लिखते तो जरूर है, रिकॉर्ड तो जरूर करते हैं, लेकिन मानते नहीं है। यही तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा है। आगे चले, देखिए नोट में कुछ लिखा गया आपके समझने के लिए। बच्चों, प्रोफेशनल के एग्जाम में थ्योरी भी प्रोफेशनल जैसा झलकना चाहिए। खाना पूर्ति करके लिख के निकल जाइएगा तो आपको क्या लगता है मार्क्स डिजर्व करेंगे आप? पेज भराई का काम चल रहा है, बीकॉम वाला एग्जाम है, नहीं। आप कम ही बोले एक्चुअल में, लेकिन हर एक बात को लिख के रख देना है। देखिए नोट में क्या बताया गया आपके लिए। And they are recorded in the books of accounts and reported in financial statement of period to which they are related। यही बात हम आपको उतना देर से समझा रहे थे। ये रिकॉर्ड तो करते हैं, जिस ईयर का होता है उस ईयर के इनकम में क्रेडिट करेंगे, और जिस ईयर का एक्सपेंस होगा उस ईयर पीएल में चार्ज करेंगे। एग्री? कोई दिक्कत? इसको लिखिएगा अभी या बाद में लिखिएगा? बाद में। यहां तक समझ में आया? एक बार पहले आप लोग खुद से पढ़िए, हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, एक बार पढ़िए, जो सवाल बनता है पूछ लीजिए। चलो आ जाओ बच्चा लोग, आज हम लोग अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए बच्चों, ये एक तरह का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चों? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। और ये क्या कहता है बच्चों कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एक इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। वैसे ही बच्चों डुअल एस्पेक्ट कहता है कि अकाउंट्स में एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। मतलब एक ही समय वो एक चीज को डेबिट कर रहा होगा, दूसरी चीज को क्रेडिट कर रहा होगा। बच्चों इसी एंटायर कॉन्सेप्ट पर डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम किस पर बेस्ड है? इसी पूरे एंटायर कॉन्सेप्ट पर। सर एक बात बताइए, इसका मतलब हर एक ट्रांजैक्शन, याद है बच्चों 11th में कमेंस बिजनेस विद कैश, हम लोग एंट्री किए थे कैश टू कैपिटल। तो ये सिखाया गया था कि बाबू उसी समय बिजनेस में कैश भी आया और बिजनेस के ऊपर एक कर्ज बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया। तो ट्रांजैक्शन का दो हिस्सा हुआ कि नहीं? एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। तो बच्चों ये जो डबल इंटरेस्ट सिस्टम है, ये जो डबल इंटरेस्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, जो बुक कीपिंग में आप फॉलो करते हो, वो कहां से आया बच्चों? कहां से आया बोलो? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग सिस्टम, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? आंसर इज हाँ। चलिए, मतलब बच्चों दुनिया के हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं? आंसर क्या होगा? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा बच्चों, इनडायरेक्टली हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये एक फाउंडेशन है, ये एक बुनियाद है, ये एक बेस है। किस चीज का बेस है? डबल एंट्री सिस्टम का बेस है। यानी बच्चों कि अकाउंटिंग की जो फाउंडेशन है, अकाउंटिंग का जो पिलर है, वो किस पर है? कह सकते हैं ना कि ये पिलर है अकाउंट्स का। बोलो कोई दिक्कत? अब ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट तो आप अच्छे से पढ़े हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में वो हम आपको और बताएंगे। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, मैचिंग कॉन्सेप्ट अब आते हैं।
देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमको क्या पढ़ना है बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्ट्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम हाईलाइट कर दिए। ये आपसे पूछ सकता है किस कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्ट एंड अकॉम्प्लिशमेंट बोलते हैं। आइए ये सब बाद में सुनिएगा, एक एग्जांपल लिखे बड़ा इंटरेस्टिंग आपके समझने के लिए, सुनिएगा देखिएगा। बच्चों मान लो आप ना, आपका एक बिजनेस है, आप पेन परचेज कर लाए, 10 पेन लाए, एक का प्राइस कितना था 10, टोटल कॉस्ट कितना हो गया 100। आपने पेन बेच दिया। अच्छा 8 पेन बेचा 15 रुपए के हिसाब से, तो सेल प्राइस कितना है 120। अच्छा बच्चों हम ये भी तो कह सकते थे कि मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 20 रुपया, हमने 120 में बेचा, 100 में खरीद कर लाया। नहीं बोल सकते थे? नहीं, गलत है ना। हाँ यही तो समझने वाला बात है कि सर आपने जितना पेन बेचा उतना ही पेन का ना कॉस्ट चार्ज कीजिएगा। अब दूसरे एग्जांपल में देखो, हमने पेन कितने में बेचा 120 रुपए में, उसका कॉस्ट कितना हुआ 80 रुपीज, तो हम लोगों का प्रॉफिट कितना हो गया 40। हम ये बताना चाह रहे बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता तो आप क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं निकालते। फिर अभी उज्जवल ने तुरंत काउंटर किया, सर 2 पेन बचा ना, हम लोग 10 पेन में से 8 ही ना बेचे, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता तब तो आप ऐसे ही प्रॉफिट निकालते, इतने में बेचे इतने में लाए, डिफरेंस प्रॉफिट। तो देखो क्या ये कहना सही होगा? हमने देखो लिखा है नो, क्या हमारा प्रॉफिट है 20 रुपया? आंसर इज नो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बताता है बाबू? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आप जो रेवेन्यू जनरेट करते हो, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जितना खर्च लगा है सिर्फ वही घटाया जाएगा। मैचिंग, उतने इनकम पर उतना एक्सपेंस, ना कि पूरा एक्सपेंस। अब सोचो बच्चों, जब हम 100 रुपीज माइनस करते, देखो हम ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान देना, जब हम 100 रुपीज माइनस कर देते कॉस्ट, तो ये गलत हो जाता ना। ये क्या हो जाता? हम तो वो कॉस्ट भी घटा देते जिसको हम बेचे ही नहीं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या हो जाता? वायोलेट। अब इमेजिन करो बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट से ही प्रॉफिट और लॉस का भी कॉन्सेप्ट निकला है। उतना ही इनकम लिखना जितना है, उतना ही एक्सपेंस लिखना जितना है, जो नहीं है वो मत लिखना, जो इनकम नहीं है उसको मत लिखना। और बच्चों अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक का भी कॉन्सेप्ट नहीं आता। अब देखो इसीलिए इसका नाम दिया गया नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्ट्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब किसी चीज को पाना, हासिल करना। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हम रेवेन्यू से क्या घटाते हैं? एक्सपेंस। ये जो कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू से एक्सपेंस घटाने का, ये कहां से आया है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। सोचो बाबू, आप आज के जमाने में इतना पढ़ लिए हो तब ना, जब इसी बात को हम 1700 सेंचुरी में अगर डिस्कस करते, हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट वाले पॉइंट पे रिजिड हो जाता कि देखो 120 में बेचे हैं, 100 रुपए तो हमको लग ही गया, माइनस करो। क्योंकि उस समय आइडिया इतना डेवलप नहीं हुआ था, लोग मान भी जाते, लेकिन धीरे धीरे रिसर्च होता चला गया, लोगों को लगा नहीं यार वो तो बिका ही नहीं, वो तो क्लोजिंग स्टॉक है। इनडायरेक्टली बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट ने क्लोजिंग स्टॉक का भी कॉन्सेप्ट दिया। पॉइंट टू बी नोटेड ना। आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत? देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखे, देखिए क्या है सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू अर्न्ड शुड बी मैच्ड विद एक्सपेंस इनकर्ड। जितना रेवेन्यू तुम अर्न किए हो, उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितना एक्सपेंस लगा उतना माइनस कर दो, बस उतना ही, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और वो भी रेवेन्यू सेम अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए और उसका एक्सपेंस भी सेम अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए। बच्चों फ्यूचर का एक्सपेंस थोड़े ना घटाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? हाँ सर यहां तक क्लियर। आगे चले, चलिए
शशांक कुछ पूछना है? अमन, निखिल, उज्जवल, क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपल क्या बोलता है, जितना रेवेन्यू जनरेट किए हो उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्सपेंस लगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं बच्चों, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है। जब आप फैक्ट्री चलाते हो, मशीन्स का इस्तेमाल करते हो और गुड्स बनाते हो, उसको बेचते हो, तो आपके पास रेवेन्यू आता है। उस गुड्स को बनाने में मशीन का इस्तेमाल हुआ ना, मशीन अपना वैल्यू खोया, उसी को आप क्या बोलते हो? डेप्रिसिएशन। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट से ही डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी आया है कि हम एसेट्स की उतनी कीमत को खो देते हैं, एसेट्स उतना कीमत डेप्रिशिएट कर जाता है, तो वो खर्च है, वो एक्सपेंस है और उसको लिखना चाहिए। व्हाट द पॉइंट? आगे चले? कुछ दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग को ब्रेक देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, थैंक यू। हाँ बिल्कुल। अब है सर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सर ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए बच्चों क्या कहता है, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन बिजनेस रियलाइज इट। मतलब बच्चों, जब बिजनेस ने उस चेंज वैल्यू को रियलाइज नहीं किया, रिकॉर्ड मत करो। मतलब एक्सपेक्टेड गेन नहीं, एक्सपेक्टेड गेन नहीं चाहिए अपने को। आप अपने मन से उम्मीद कर लेते हो कि अरे यार इस जमीन की वैल्यू इतनी हो गई होगी, नहीं। जब तक वो गेन रियलाइज नहीं हो जाए तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। इसका मतलब बच्चों, दिस कॉन्सेप्ट स्पीक अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर एक्चुअली रियलाइज्ड। हम सिर्फ उसी प्रॉफिट को लिखेंगे जो आ गया हो, जो नहीं आया हो, जो एक्सपेक्टेड गेन है उसको नहीं लिखना है। नहीं, हाँ, जो आएगा रियलाइज हो सकता है वो। इसीलिए तो बच्चों आप देखते होंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हम लोगों को बाद में मिलता है, इसलिए हम लोग उसको ये मानकर चलते हैं कि भाई ये हमको लंबे समय में फायदा देगा। उसी तरह से जब तक कोई एसेट से आपको बेनिफिट ना मिल जाए, बिजनेस उस बेनिफिट को रियलाइज ना कर ले, तब तक रिकॉर्ड नहीं करता। कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने इतना सारा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। चलिए अब आगे फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये हम लोग बाद में चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले लंच ब्रेक ले लीजिए, खा पी लिया जाए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं।